नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हम बात करेंगे कास्ट स्थलाकृति। कास्ट स्थलाकृति सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये भूमिगत जल द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर निर्मित है। कास्ट प्रदेश जो है वो यूगोस्लाविया का पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया है उसका एक भाग है, जहाँ पर चूना पत्थर वाला क्षेत्र में जो स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई हैं उसी कास्ट प्रदेश के नाम पर इन स्थलाकृतियों का नाम रखा गया है। भूमिगत जल के कार्यों द्वारा कास्ट क्षेत्रों में उत्पन्न स्थल रूपों का यहाँ उल्लेख किया जाएगा। वास्तव में कास्ट क्षेत्र चूने की चट्टानों से निर्मित होता है। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में मिलने वाली चूने की पत्थर वाली चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृतियों के आधार पर ही अन्य क्षेत्रों की चूने की चट्टान वाले स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विचित्र प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण घोलन द्वारा होता है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इस तरह लाइमस्टोन शेल पर निर्मित स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ठीक है। कास्ट शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर तट के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है। यहाँ पर लाइमस्टोन सेल अत्यधिक वलित अवस्था में है। इस लाइमस्टोन वाले कास्ट प्रदेश की ऊपरी सतह पर जल ने घोल द्वारा तथा निचले भाग में भूमिगत जल ने अपने अपरदनात्मक मुख्य रूप से घोलन क्रिया, अपरदन का जो कार्य है उसमें उसका एक रूप है अपरदन का घोलन क्रिया, उसके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं उनके विषय में, तथा निक्षेप के द्वारा डिपॉजिट्स जिनको कहते हैं, निक्षेपात्मक कार्य द्वारा विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास कर रखा है। यह कास्ट प्रदेश लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई तथा 80 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। कास्ट प्रदेश सागर तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतह के ऊपर जल की घुलन क्रिया ने असंख्य रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र, बिहड़ या खड्ड, अवनलिकाओं तथा छोटी छोटी घाटियों का निर्माण कर रखा है। इस कारण ऊपरी सतह इतनी ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो गई है कि उस पर नंगे पैर चलना निहायत कठिन कार्य हो जाता है। सतह के नीचे अनेक कंदराओं तथा निक्षेपात्मक स्थल रूपों का विकास हो गया है। इस तरह से कास्ट प्रदेश में अन्य स्थलाकृतियों से बिल्कुल अलग इन विचित्र स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति की संज्ञा प्रदान की गई है। भूपटल के उन सभी भागों के लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है, जिनमें पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट के मतलब जो यूगोस्लाविया में जिस प्रकार से स्थल रूप हैं वैसे स्थल रूप अगर वहाँ है तो उनको कास्ट स्थल रूप कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक देश के लाइमस्टोन या डोलोमाइट क्षेत्र में स्थल रूप संबंधी कुछ भिन्नता अवश्य मिलती हैं, परंतु कुछ ऐसी मूलभूत उभयनिष्ठ विशेषताएं अवश्य होती हैं जो प्राय प्रत्येक कास्ट क्षेत्र में मिलती हैं। प्रत्येक देश के कास्ट क्षेत्र में विकसित स्थल रूपों का नामांकन प्राय वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के शब्दों में किया गया है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ये स्थल रूप एक दूसरे से अलग होते हैं। कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। कास्ट स्थलाकृति के निर्माण तथा विकास के लिए एकमात्र
लाइमस्टोन सेल की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है। कई ऐसी आवश्यक दशाएं हैं जिनके होने पर ही वास्तविक कास्ट स्थलाकृति का विकास हो पाता है। यहाँ तक कि लाइमस्टोन सेल की स्थिति भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। साधारण तौर पर पहले आप पढ़ चुके हैं कास्ट के लिए आवश्यक दशाएं। पहला, कास्ट स्थलाकृति के आविर्भाव के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन सेल होने चाहिए। वास्तव में इस स्थलाकृति के लिए सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टानें होनी चाहिए जिसमें जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके। लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट शेल भी कुछ सीमा तक सहायक हो सकती हैं। लाइमस्टोन सेल ऊपरी सतह के नीचे करीब रहनी चाहिए। अधिक गहराई पर होने से गुलन क्रिया अधिक सक्रिय नहीं हो पाती। लाइमस्टोन सेल की परत या स्तर किसी भी रूप में हो सकते हैं, परंतु वलित स्तर अधिक अनुकूल होते हैं। दूसरा, घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास अच्छी तरह होना चाहिए। इस कारण जल सेल की संधियों तथा छिद्रों से होकर चट्टानों को शीघ्र घुलाने लग जाता है। चट्टानों की पारगम्यता यानी एक मतलब ऊपर से नीचे आसानी से जा सके, घुलनशील जल्दी हो सके, उसी सीमा तक अनुकूल मानी जाती हैं जब तक कि जल उनकी संधियों में अधिक मात्रा में समाविष्ट हो जाए, परंतु जल का सामूहिक स्थानांतरण न हो सके। यदि शेल अधिक पारगम्य होते हैं तो जल शीघ्रता से उसे पार करके नीचे आधार में पहुंच जाता है। इस स्थिति में चट्टानों में घुलन क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती। तीसरा, कास्ट क्षेत्र में विस्तृत तथा गहरी घाटियां होनी चाहिए तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थलखंड हों जिनमें ऊपरी सतह के नीचे अधिक विस्तृत रूप में लाइमस्टोन सेल की स्थिति हो। इस दशा में उच्च भाग की ऊपरी सतह से जल रिस कर लाइमस्टोन में पहुंचता है तथा वहां से नीचे उतरकर ढाल के अनुसार नदी की घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्य द्वारा लाइमस्टोन सेल में घुलन क्रिया के कारण तरह तरह के छिद्रों तथा कंदराओं का निर्माण करता है। पांचवा, क्योंकि कास्ट स्थलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। भूमिगत जल की पूर्ति मुख्य रूप से वर्षा द्वारा होती है, अतः कास्ट क्षेत्र पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए। साधारण रूप में सामान्य वर्षा कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। यदि भूपटल के समस्त कास्ट प्रदेशों का अवलोकन किया जाए तो अधिकांश कास्ट प्रदेश सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ही स्थित है। यह सारी आवश्यक दशाएं हैं किसी कास्ट स्थलाकृति प्रदेश के निर्माण के लिए। अब जो उस क्षेत्र में अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, उसमें पहला नाम है लैपिज, जिसका फोटो आपकी स्क्रीन पर है। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा असामान्य हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लेपिज कहते हैं। सामान्य रूप में लेपिज की रचना अत्यधिक सरल होती है। लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगते हैं, जिस कारण छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण हो जाता है। इनकी दीवारें खड़ी होती हैं। इस तरह के खड़े किंतु पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से सक्रिय दरार द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की स्थल आकृति को लेपिज कहा जाता है।
लेपिज के कारण लाइमस्टोन क्षेत्र की ऊपरी सतह इतनी असमान हो जाती है कि उसे नंगे पांव पार करना कठिन हो जाता है। विभिन्न कास्ट क्षेत्रों में लेपिज को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। कैरेन, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में इसे क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगाज तथा डाल्मेशियन क्षेत्र में लेपिज कहते हैं। लेपिज के निर्माण के विषय में मतैक्य नहीं है। कई विद्वानों ने लेपिज के उदाहरण अन्य प्रकार की चट्टानों से भी दिए हैं। अब दूसरी, घोलरंध्र तथा उससे संबंधित रूप। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को घोलन रंध्र या सिंक होल कहा जाता है। किसी भी विस्तृत कास्ट क्षेत्र में घोल रंध्र कई सौ से लेकर हजारों की संख्या में होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी इंडियाना प्रांत के कास्ट क्षेत्र में लगभग 3 लाख की संख्या में घोल रंध्र मिलते हैं, जिनकी गहराई कुछ मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है, परंतु सामान्य तौर से इनकी गहराई 3 से 10 मीटर तक होती है। क्षेत्रफल कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर कुछ एकड़ तक होता है। आकार की दृष्टि से गोलरंध्र को 2 वर्गों में रखा जाता है, कीपाकार गोलरंध्र और दूसरा है बेलनाकार गोलरंध्र। घोलरंध्र जब छिद्रों का विस्तार होता है तो घोलरंध्र आकार में बड़े हो जाते हैं। इस तरह के विस्तृत घोलरंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं। इस तरह के विस्तृत घोलरंध्र को विलयन छिद्र कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विलयन रंध्रों को 2 वर्गों में रखा जाता है। घुलन क्रिया के कारण विस्तृत रंध्र। इस प्रकार के छिद्रों को विकास तथा संवर्धन में चट्टानों की भौतिक अवस्था, चट्टानों का ध्वस्त होना, मुड़ना, भ्रंशित होना आदि का हाथ कदापि नहीं होता। घोलीकरण के फलस्वरूप इनका निरंतर नीचे की ओर विकास हो जाता है। इस तरह के विलयन रंध्र को घोल द्वारा निर्मित छिद्र कहते हैं। अब इनके छिद्रों को अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो इन्हें डोलाइन कहते हैं। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में विस्तृत छिद्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में डोलिनास कहते हैं।